नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। असद का पहला बयान सामने आया है। अपना देश छोड़ने के बाद, सीरिया छोड़ने के बाद, तख्ता पलट हो जाने के बाद बशर अल असद का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश छोड़ना उनका कभी भी ऑप्शन नहीं था। यानी कि उनका साफ कहना है कि वो अपने देश पे रहना चाहते थे, अपनी सत्ता पर डटे रहना चाहते थे, लेकिन उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके पीछे की वजह भी असद ने अपने पहले बयान में बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक बशर असद ने पिछले हफ्ते अपने शासन के पतन के बाद अपना पहला बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि शरण उनके लिए कभी भी एक ऑप्शन नहीं था। यानी कि किसी भी देश में, दूसरे देश में शरण लेना उनका ऑप्शन नहीं था, उनका मकसद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी दूसरे देश में रहना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ। असद को अपना देश सीरिया छोड़कर रशिया जाना पड़ा। रूस में उन्होंने शरण ली, पुतिन ने अपने देश में उन्हें शरण दी। बशर अल असद ने अपने पिता हाफिज अल असद के बाद 2000 में ये सत्ता संभाली थी और उसके बाद लगातार अभी तक भी वो सत्ता में रहे। लगभग 3 दशकों तक सीरिया पर मजबूत पकड़ के साथ उन्होंने शासन किया। कई लोगों का मानना ये है, जो लोग सीरिया में रहते हैं, कि जब असद की सरकार थी तो काफ़ी ज़्यादा जो देश का माहौल था वो अच्छा नहीं था, यानी कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। वहीं कई लोगों का मानना है कि सीरिया जब असद के हाथों में था तो सब कुछ बेहतर था। हालांकि वहाँ पे अब एचटीसी ने कब्ज़ा कर लिया, एचटीएस ने कब्ज़ा कर लिया है। कैसा शासन अब रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एचटीएस, जिसका पहले आतंकवादी संगठन से ताल्लुकात थे, हालांकि एचटीएस हमेशा अब कहता है कि उसका इस संगठन से, अलकायदा से कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन ये रिपोर्ट्स में कई जगह पे दावा किया गया है कि एक समय में अलकायदा से एचटीएस का रिश्ता था, जिसके पूरे जोर लगाए गए। एचटीएस ने पूरे जोर लगाए और इस सत्ता को, यानी कि असद की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक असद ने एक बयान में कहा कि मॉस्को ने सीरिया से उन्हें निकालने का अनुरोध किया। यानी कि असद के सामने मॉस्को ने यह प्रस्ताव रखा और वहाँ से उनको निकाला गया और उसके बाद फिर मॉस्को पहुँचाया गया। टेलीग्राम पर यह बयान असद का जारी किया गया है, जिसमें साफ शब्दों में ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। अपने बयान में असद ने कहा कि मॉस्को ने सीरिया से उन्हें निकालने का अनुरोध किया था और उन्हें 8 दिसंबर की शाम को अपना देश सीरिया छोड़ना पड़ा था। असद ने कहा कि पद छोड़ने या शरण लेने का कभी विचार नहीं आया। असद ने कहा कि आतंकवाद जब पूरे सीरिया में फैल गया था और जब एचटीएस का कब्जा दमस्कस तक भी पहुंच गया था, यानी कि उनके देश की राजधानी तक पहुंच गया था, उसके बाद असद को मॉस्को की सेना ने वहां से निकाला और फिर उन्हें अपने साथ लेकर गए। 7 दिसंबर 2024 की शाम को दमस्कस पहुंचा एचटीएस। तब देश छोड़ने की बारी आई और सीरिया में आतंकवाद फिर से स्थापित हो गया। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहले भी आतंकवादी गतिविधियां सीरिया में ना देखी गई हो, पहले भी देखी गई हैं। अभी भी जब एचटीएस ने कब्जा किया तो बावजूद इसके भी कई जगहों पर गोलीबारी नजर आई, कई जगह पर हमले भी नजर आए। हालांकि कुछ लोग, भारतीय नागरिक भी वहां पर मौजूद थे, सीरिया में मौजूद थे, जो जब देश से, अब सीरिया से वापस अपने देश आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि हर किसी के हाथ में AK-47 थी, धमाके हर जगह पर हो रहे थे। ग्रेटर नोएडा से भी कई लोग शामिल थे जो सीरिया में लगातार कई सालों से, कई महीनों से काम कर रहे थे, और जब वो वापस आए अपने देश तो उन्होंने शुक्रिया अदा करा भारत का, इंडियन एम्बेसी का उन्होंने शुक्रिया अदा करा। हालांकि असद ने कहा कि इन घटनाओं के दौरान किसी भी समय मैंने पद छोड़ने का या शरण लेने का विचार नहीं किया था, ना ही किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव उन्हें दिया गया था। बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य आतंकवादी हमले के खिलाफ लड़ाई जारी रखना है। यानी कि अभी भी लड़ाई असद की जारी रहेगी। किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ, यानी कि सीरिया में जो आतंकवाद है, जो कब्जा एचटीएस ने कर लिया है, उसके खिलाफ असद की लड़ाई अभी भी रहेगी। बयान में उन्होंने ये जारी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीरिया में ड्रग्स की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पर असद की सरकार का नाम भी सामने आया है। असद की सरकार गिरने के बाद उनके समय में फैले ड्रग साम्राज्य पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर सीरिया में इतना बड़ा ड्रग का कारोबार क्यों चलाया गया, असद की सरकार का नाम क्यों आया, असद के परिवार का नाम क्यों आया। ये कैप्टागन नाम का ड्रग है जिसकी अरब देशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस ड्रग को गरीब का कोकीन भी कहा जाता है। इसका सीरिया से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कि सीरिया में सबसे ज़्यादा ये कोकीन बनाया जाता है। कैप्टागन से हर साल $5 अरब से ज़्यादा की कमाई की जाती है और ये कमाई असद की सरकार ने की है, यानी कि $5 अरब से भी कहीं ज़्यादा।
रिपोर्ट के मुताबिक इस आमदनी में सीरियाई सेना का हिस्सा होता है, इसके अलावा असद के परिवार का हिस्सा होता है, ईरान का भी इसमें हिस्सा शामिल होता है इस आमदनी में, और इसके अलावा हिजबुल्लाह संगठन जो है, जो इजराइल पर हमला करता है, उसका भी हिस्सा इस आमदनी में माना जाता है। यानी कि असद का परिवार, सीरियाई सेना, ईरान और हिजबुल्लाह, ये 4 जगह है, 4 हिस्से हैं जहाँ पर ये बंटवारा होता है इस आमदनी का। सीरिया दुनिया का 80% कैप्टागन बनाता है, यानी कि इस ड्रग को कहीं पर प्रोडक्शन होती है तो वो सीरिया में 80% होता है। सीरिया से इस ड्रग की तस्करी रोकने के लिए जॉर्डन, जो उसका पड़ोसी देश है, उसने भी कई बार कोशिशें की। कई बार लड़ाकू विमानों से सीरिया की सीमा के पास जहां पर ड्रग से जुड़े ठिकाने हैं उन पर भी हमला किया गया था जॉर्डन की तरफ से। हालांकि सीरिया को इतना कुछ असर नहीं पड़ा। देखा गया तो रिपोर्ट पे यही सामने आया कि 80% जो ड्रग्स है वो अभी भी सीरिया में बनाए जाते हैं, जिसका जो फ़ायदा है वो असद की सरकार को होता है, सीरियाई सेना को होता है, ईरान को होता है, हिजबुल्लाह को होता है। अब क्योंकि असद की सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, ऐसे में रूस को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, ईरान को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान कमज़ोर हो चुका है, जो कि मैदानी जंग में इजराइल के सामने है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम जो संगठन हैं, तमाम देश हैं, वो कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर रूस और यूक्रेन की बात करें तो रूस क्योंकि सीरिया का साथी है लेकिन उसकी जंग यूक्रेन के साथ है, तो वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है सीरिया को मैदानी जंग में मदद करने के लिए। हालांकि असर ये हुआ कि सीरिया में जो असद का तख्ता पलट था वो देखा गया। 50 साल से असद परिवार का जो सत्ता चल रही थी, शासन चल रहा था, वो तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अब जो बयान सामने आया उसमें यही किया गया है कि असद की तरफ से कहा गया है कि वो कभी भी शरण लेना नहीं चाहते थे। मॉस्को की तरफ से अनुरोध किया गया। उसके बाद जब HTS संगठन उसमें सीरिया में घुसता है, दमिश्क में घुसता है, उसके बाद उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई अभी भी जारी है।